नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पंजाब कांग्रेस में मंगलवार को यानी कि कल फिर घमासान शुरू हो गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने लिखा कि समझौता इंसान का पतन कर देता है और मैं समझौता नहीं कर सकता, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। इसके बाद से ही पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासत तेज हो गई। वहीं कांग्रेस आला कमान ने अभी नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धू के साथ अपने मसले सुलझाने की बात कही है। कांग्रेस विधायक बाबा हेनरी ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे के विधायकों ने पंजाब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पटियाला में कैबिनेट मंत्री परगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा ने सिद्धू से मुलाकात की। कांग्रेस नेता परगट सिंह ने भी मीडिया से कहा कि एक दो मुद्दे हैं। बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारी बात हो गई है और कई बार गलतफहमी हो जाती है, हम उन्हें हल कर लेंगे। वहीं पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। चन्नी कैबिनेट की मीटिंग पहले 1 अक्टूबर को होनी थी, वहीं लेकिन अब पंजाब में जारी इस्तीफे और राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए चन्नी ने आज बैठक बुलाई है। उधर सिद्धू के इस्तीफे के बाद उनके खेमे के विधायक और मंत्री भी अपने पद छोड़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना ने इस्तीफा दे दिया है। रजिया सुल्ताना को जिला पूर्ति और स्वच्छता और महिला और बाल विकास मंत्रालय मिला है। गुलजार इंदर चहल ने पंजाब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब कांग्रेस की राजनीति पंजाब में देखने को मिल रही है, जहां कैप्टन और सिद्धू दोनों ही खेमे में राजनीति तेज है। दोनों ही अपनी बात आला कमान से मनवाना चाहते हैं। वहीं सिद्धू के इस्तीफे के बाद बहुत बड़ी खलबली मच गई है, जहां सिद्धू के खेमे के विधायक और मंत्री अपने पद से इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं रजिया सुल्ताना को जिला पूर्ति और स्वच्छता, महिला और बाल विकास मंत्रालय मिला हुआ था, जिससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गुलजार इंदर चहल ने भी पंजाब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ये दोनों ही सिद्धू के खेमे के माने जाते हैं। आपको बता दें कि लगातार अंदरूनी विवादों के चलते सुर्खियों में रही है कांग्रेस पंजाब की। वहीं एक बार फिर पंजाब की कांग्रेस ने सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है, जहां पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया और अब सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा देकर एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। आपको बता दें कि इन्हीं सब हलचल के बीच पंजाब के सीएम, जो कि नए सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी, वो आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग करेंगे। और चन्नी कैबिनेट की मीटिंग से पहले 1 अक्टूबर को ये मीटिंग होनी थी, लेकिन जिस तरह से सिद्धू ने अपना इस्तीफा दिया है और उनके खेमे के कई मंत्री भी इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको लेकर अब ये बैठक आज बुलाई गई है, जो कि 1 अक्टूबर को होनी थी। लेकिन पंजाब में जारी इस्तीफे और राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए चन्नी ने ये बड़ा फैसला किया है, जो बैठक आज बुलाई जा रही है। उधर सिद्धू के इस्तीफे के बाद उनके खेमे के विधायक और मंत्री भी अब अपना इस्तीफा देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। पूरे देश में युद्ध स्तर पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। देश में कोरोना से बचाने के लिए बड़ी तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक पूरे भारत में सिर्फ वयस्क लोगों के लिए ही टीका लगाए जाने की अनुमति थी, जिसके कारण कई बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को कोविड से कैसे सुरक्षित करें, इसे लेकर परेशान थे। वहीं भारत में बच्चों को कोरोना से दूर रखने के लिए अब पूरे देश में बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण का ट्रायल किया जा रहा है। सभी को पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द बच्चों के लिए कोविड टीके आ जाएंगे। भारत में फिर से स्कूलों को खुलता देख और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कई वैक्सीन निर्माता कंपनियां बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने का काम करने में जुटी हैं। इसी क्रम में सीरम इंस्टीट्यूट 7 से 11 साल तक के बच्चों के लिए अमेरिकी कंपनी नोवैक्सीन के टीके का परीक्षण कर रही है। कंपनी ने भारत में इस वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन रखा है। वहीं भारतीय दवा नियामक ने सीरम इंस्टीट्यूट को अमेरिकी कंपनी नोवावैक्सीन की वैक्सीन का 7 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों पर परीक्षण करने की अनुमति दे दी है।
यानी कि एक तरफ कोरोना का खतरा है तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, जिसकी वजह से माता पिता काफी परेशान है अपने बच्चों की सुरक्षा को चलते। लेकिन अब उनकी ये परेशानी दूर होने वाली है, क्योंकि 7 साल से 11 साल के बच्चों के लिए भी अब जल्द ही टीका आने वाला है और इसके लिए ट्रायल भी शुरू हो गया है। बता दें कि अमेरिकी कंपनी नोवा वैक्सीन की वैक्सीन का 7 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों पर परीक्षण करने की अनुमति मिल चुकी है, जिसके बाद अब यह परीक्षण जल्द शुरू होगा और सफल होने के बाद बच्चों को भी जल्द से जल्द वैक्सीन मिल सकेगी। तो भारत में कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। पूरे देश में युद्ध स्तर पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। बड़े से लेकर बूढ़ों तक सभी को वैक्सीनेट करने की जो कवायद है वो तेज हो गई है और बड़ी तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। और अब पूरे भारत में सिर्फ वयस्क लोग ही नहीं बल्कि अब छोटे बच्चों को भी जल्द ही टीका मिल सकेगा, जिसके कारण कई बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को कोविड से कैसे सुरक्षित रखें इसे लेकर परेशान थे। लेकिन भारत में बच्चों को कोरोना से दूर रखने के लिए अब पूरे देश में बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण का ट्रायल किया जा रहा है। वहीं सभी को पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द बच्चों के लिए कोविड टीके आ जाएंगे और भारत में फिर से स्कूलों का खुलना शुरू हो जाएगा। तो 7 से 11 साल के बच्चों के लिए अब जल्द ही वैक्सीन आने वाली है। आपको बता दें कि भारतीय दवा नियामक ने सीरम इंस्टीट्यूट को अमेरिकी कंपनी नोवा वैक्सीन की वैक्सीन का 7 से 11 साल के उम्र के बच्चों पर निरीक्षण करने की अनुमति दे दी है। छात्र नेता से नेता बने कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। कन्हैया कुमार का जीवन छात्र राजनीति के दिनों से ही चर्चा में रहा है। एक समय पर कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। यही वजह है कि अब कांग्रेस में उनकी एंट्री को लेकर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। मगर कन्हैया के खिलाफ केवल देशद्रोह का ही मामला नहीं है, और भी मामले हैं उनके खिलाफ जो कि दर्ज हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई ने कन्हैया कुमार को उनके गृह जनपद बेगूसराय से मैदान में उतरना था। उस वक्त नामांकन के समय जो हलफनामा कन्हैया कुमार ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दिया था उसमें 5 मामलों का जिक्र किया गया था। हलफनामे के मुताबिक कन्हैया पर धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने, अनाधिकृत सभा करने, सरकारी काम में बाधा डालने, धारा 124A के तहत नारेबाजी करने और महामारी एक्ट जैसे कुल 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं और सभी लंबित बताए जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अक्टूबर के पहले दिन यानी कि 1 अक्टूबर को भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 2 अक्टूबर को बादल छा रहेंगे। हालांकि इस दौरान बारिश की संभावना बहुत कम है। बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से साफ कर दिया गया है कि इस हफ्ते तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात गुलाब के कारण दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री रहने की संभावना है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहेगा। मिर्जापुर में शारदीय नवरात्र के पूर्व ही विंध्याचल धाम में यात्रियों की सुविधा के लिए नगर पालिका परिषद आवागमन, सफाई और प्रकाश व्यवस्था की तैयारियों को दुरुस्त करने में लग गया है। माता विंध्यवासिनी के धाम में आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए कार्य आरंभ है। विंध्य कॉरिडोर के चलते किए गए तोड़फोड़ के बिखरे मलबों और जाम नालियों के कारण नगर पालिका परिषद की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। नवरात्र मेला को लेके पूर्व में नगर पालिका परिषद जो भी काम करती थी उसकी तैयारी पूरी रूप से चल रही है। मैंने विभागीय अधिकारियों की बैठक करके लोगों को निर्देशित किया है और इस बार का मेला थोड़ा अलग तरह का होगा, चूँकि विंध्य कॉरिडोर के कारण काफ़ी वहाँ पे तोड़ फोड़ हुआ है। लेकिन जो नाली हम लोग बनवा रहे हैं, लगातार आप देख रहे होंगे काम हो रहा है। शौचालय भी लगभग हमें लगता है काफ़ी बन के तैयार हो गया है। लाइट, पानी, जो भी व्यवस्थाएं
ताजनगरी आगरा में बाल विकास परियोजना के तहत आंगनवाड़ी महिलाओं को मोबाइल का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी मणिकंदन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी महिलाओं को 65 मोबाइलों का वितरण किया गया। इन मोबाइलों के द्वारा महिला आंगनबाड़ी को बच्चों को सुविधा मिलेगी। और बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में इन मोबाइलों का वितरण किया जा रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए आंगनवाड़ी महिलाओं ने बताया कि इन मोबाइलों से हमें काफी सुविधा होगी और बच्चों को पढ़ाने में भी आसानी होगी। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि हमारा काम करना और भी आसान हो जाएगा मोबाइल से। आज तक हम अपने काम से करते, कभी नेट होता नहीं होता, इसमें तो हमें डाटा मिला है, तो हमें काम करने में बहुत सुविधा मिलेगी। पूरे जनपद के सभी विकास खंडों में माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जो है आज वितरण का कार्यक्रम हर जगह हो रहा है। आज विकास भवन सभा कक्ष में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मोबाइल वितरण का इस कार्यक्रम का प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने रह गए हैं। वहीं बीजेपी के सामने सत्ता को दोहराने की बड़ी चुनौती है, तो वहीं विपक्षी योगी सरकार को भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को घेरने में लगी है। शाहजहांपुर में कटरा विधानसभा से ठाकुर मुन्ना सिंह नवादा ने इस बार मन में ठाना है कि अगर कटरा विधानसभा से विधायक बना तो उनका पहला लक्ष्य है क्षेत्र में विकास करना। इसी के साथ ठाकुर मुन्ना सिंह नवादा ने कहा कि वो कटरा विधानसभा का नाम रोशन करना चाहते हैं और इन्हीं सारी बातों और आगामी 22 में होने वाले चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता ने ठाकुर मुन्ना सिंह नवादा से बातचीत की। आप भी सुनिए। कैबिनेट में मिनिस्टर रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे, स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे, उन्होंने क्यों नहीं सोचा था कि शाहजहांपुर जनपद के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि हरदोई, फर्रुखाबाद और पड़ोसी पीलीभीत, बदायूं के लोगों के लिए भी ये सुविधा यहीं से उपलब्ध हो जाएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं उनके कार्य करने के तरीके से प्रेरणा लेता हूं कि अगर कटरा विधानसभा का विधायक बना तो वो सारी सुविधाएं जो शाहजहांपुर की विधानसभा में हैं उनको ला करके धरातल पर लाने का प्रयास करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि मैं आखिर खन्ना जी का शिष्य हूं, उनसे प्रेरणा लेता हूं और उसी तरीके से इस कटरा विधानसभा का नाम रोशन ही करूंगा। आने वाला सब वक्त भी बता देगा कि कौन कितने पानी में जी। जैसे कि अभी हमारे मुन्ना सिंह नवादा विधायक ने जो बताया है कि जो हमारा प्रयास है 2022 मिशन को हमारे लिए नहीं जनता के समर्थन के लिए उतरे हैं कि जनता इस कदर यहाँ पर है टूट चुकी है, उसको मजबूत करने के लिए 2022 का चुनाव जो लड़ा है, क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं वो इतने जागरूक नहीं है, उनका शोषण होता रहा अभी तक है। उस जागरूकता उनको मजबूत करने के लिए सबसे पहला ये कदम उठाया गया है 2022 मिशन में, जिसमें जनता का समर्थन भी है काफी। और देखना होगा कि 2022 मिशन जो है जो लगातार विपक्ष पार्टी हैं वो निशाना साधे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी पे निशाना ऐसे लगातार आज से नहीं बहुत समय से साधे हुए हैं। उन्होंने आज तक कुछ कार्य नहीं किया है, बस ये है कि दूसरी विपक्ष पार्टियों पर निशाना साधने का ही काम किया है। मैं कैमरा पर्सन के साथ क्राइम टीवी की। प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, अपने अपने दांव खेलने में लगे हैं कई विपक्षी दल। वहीं इटवा विधानसभा से युवा नेता सुभाष पासवान को अनुसूचित मोर्चा जिला मंत्री बनाया गया है। बताते चले कि सुभाष पासवान बिस्कोहर के साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं और काफी समय से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। इसके पहले ही पासवान अनुसूचित मंडल बिस्कोहर के अध्यक्ष रहे हैं, कई चुनाव में संयोजक भी रहे हैं। साथ ही पासवान ने कहा है कि पार्टी ने जिस तरह मुझ पर भरोसा जताया है उस भरोसे के तहत काम किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि 22 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि माननीय सांसद जी यहाँ के मुख्य अतिथि थे, लेकिन उन्हें किन्हीं कारणों से लखनऊ जाना पड़ा, वो नहीं आ पाए और मुझे प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भेजा है। और हमारे साथी, हमारे संघर्षशील साथी अनुसूचित मोर्चा के जिला मंत्री बनाए जाने पर यहाँ स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार हमें इटवा विधानसभा का जिम्मेदारी दिया है। अनुसूचित युवा मोर्चा का मैं जिला मंत्री सिद्धार्थनगर का बना हूँ। जनता की सेवा तो 30 वर्षों से करते करते आज मुझे जिला मंत्री जनता ने बनवाया कि अब हम फिर आगे चल के 2022 में फिर
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। आए दिन रैली और सम्मेलन के जरिए जनता से संवाद स्थापित करने की कवायद जोरों पर है, तो वहीं राजनीतिक दलों में संगठनों की बैठकों का दौर भी जारी है। इस कड़ी में आगामी 1 अक्टूबर को राजधानी में भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी शामिल होंगे। आयोजित इस कार्यक्रम के लिए भाजपा युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के संगठन की ओर से जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इसी तैयारियों के चलते आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत दत्त द्विवेदी ने भी कई जानकारी दी। आगरा में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए की अदालत में हाजिर हुए। बता दें कि अदालत ने सांसद के हाजिर न होने पर दोबारा गैर जमानती वारंट जारी किए थे। मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की गई थी। वहीं वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया समेत अन्य के खिलाफ आरपीएफ आगरा कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अधिवक्ताओं के समर्थन में कठेरिया ने 26 सितंबर 2009 में राजामंडी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। तो सांसद रामशंकर कठेरिया अदालत में पेश हुए। आपको बता दें कि कई बार पेश ना होने की वजह से उनके खिलाफ कई गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए थे और मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख भी नियमित की गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।